अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जॉइन किया अवैस इकबाल साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं लाहौर से। बहुत शुक्रिया अवैस कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आरज़ू, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आटे का क्या तमाशा चल रहा है? उसके साथ-साथ सुना है बहुत पैसे जो हैं फंड मिलने लगा है पाकिस्तान को, जो अभी ये लोग गए थे सब के सब मिलकर हुँ, जेनेवा कॉन्फ्रेंस में। तो हुँ। आजकल जो सिचुएशन चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? मेरा ख़्याल है हम आटे की तरफ बाद में आते हैं क्योंकि वो एक लोकल इश्यू है, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं जनीवा कॉन्फ्रेंस से। आपको वो गालिब का शेर याद होगा कि कर्ज़ की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी भी फाका मस्ती एक दिन। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि पूरी दुनिया के सामने आप किस तरह से भीख का कटोरा उठाकर जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि इनको अपने साथ वो हिजड़े भी ले जाने चाहिए थे जो सिग्नल पर तालियां और ठुमके लगाकर भीख मांगते हैं कि वे सखिया दे जा तेरा भी भला ते तेरी नाल वाली दा भला। यानी आप अंदाजा लगाइए यानी आप अंदाजा लगाइए हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ का, अपने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का, कि ये जनीवा गए हैं। बाकायदा इन्होंने एंटोनियो गुतरेस के साथ मिलकर एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस अरेंज की है, और उसके बदले में ये लोग जो प्लेजेस लेकर आए हैं 9.7 बिलियन यूएस डॉलर्स के। और मैं आपको पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लेजेस हैं, क्योंकि फ्रांस के सदर इमानुअल मैक्रोन की जानिब से जो टोटल इमदाद जो है वो वादा की गई है वो 2 करोड़ डॉलर है। अमेरिका की जानिब से 10 करोड़ डॉलर है। तो ये जो 9 अरब 70 करोड़ डॉलर है, मुझे दुनिया का कोई मैथ्स समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से इन्होंने कैलकुलेट किया है। यानी आप बजाय इसके कि आप हमसाया मुल्क के साथ ट्रेड करें, बजाय इसके कि आप हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, बजाय इसके कि आप अपने मुल्क के लोगों की इज्जत नफ्स जो है उसकी सेंटिटी का ख्याल रखें। मैं अमूमन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ कहता नहीं होता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसमें वो बाकायदा पाकिस्तान के वजीर आजम के ऊपर टॉन्ट कर रहे थे कि किस तरह से वो कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या हम एक एटमी कुव्वत हैं? क्या हम एक रिस्पेक्टेबल नेशन है? और जो मर्सिडीज एस क्लास गाड़ियां हमारा हुक्मरान तबका चलाता है, जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां ये लोग लेकर चलते हैं, मैं तो कहता हूं कि आलमी बरादरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है जो हमें ये एड दे रही है। क्योंकि ये जो एड है उनको भी पता है कि हम दे तो इनको रहे हैं, और हमारी दुनिया में वाह वाह हो रही है कि हमारी इंसानियत के साथ बड़ी हमदर्दी है, लेकिन ये वापस हमारी ही यूनिवर्सिटियों में जमा हो जाएगी। क्योंकि इस एड का बनता क्या है, इसका ठिकाना क्या होता है, आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि अफगान वॉर के दौरान जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जिनको अफगान वॉर का हीरो भी कहा जाता है, उनके बेटे जो है वो उस अफगान वॉर के बाद पेप्सी फैक्ट्री के मालिक बन गए और दीगर बिजनेस वेंचर्स के मालिक बन गए। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान एड के ऊपर ये सारे काम चला सकता है? क्या पाकिस्तान, हमारा हमसाया मुल्क जो है इंडिया, वो ये बूस्ट कर रहा है कि जनाब हम स्पेस मिशन कर रहे हैं, हम दुनिया में तीसरे नंबर के ऊपर कार मैन्युफैक्चरर्स में आ गए हैं, और ये हमारे जो वजीर खजाना है, जो कि सॉरी वजीर मजहबी अमूर है इसहाक डार, उसका आप ट्विटर अकाउंट देख लें, वो कहीं से लगता है कि वो क्या कहते हैं वजीर खजाना है। यानी आपने इस मुल्क को एक प्रैक्टिकल बनाना रिपब्लिक में तब्दील कर दिया है, और मुझे नहीं लगता कि इस एड से, ये जो एड है ये किसी भी तरह से एक आम आदमी तक पहुंचेगी आरजू। मगर फिर ये मुल्क को चलाएँगे कैसे? इसलिए कि यहाँ से तो अगर आप ट्रेड की बात करते हैं, फ़र्ज़ करें इंडिया के लिए ट्रेड ओपन कर दी, क्या चीज़ बेचेंगे हम वहाँ पे? कुछ है? कुछ बनाते हैं? कोई फैक्ट्री रखी है हमने? कोई चीज़ ऐसी नहीं, है जो हमें ये इंडिया हमसे देखिए लेना चाहे? देखिए, जब ट्रेडिंग होती है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें एक दूसरे की दरकार होती हैं। मेरे किचन में इस वक्त जो प्याज है वो काबुल से आया है, ठीक है, और वो 240 रुपए किलो है। लेकिन मेरे किचन में अगर प्याज अमृतसर से आएगा या चंडीगढ़ से आएगा तो उसकी प्राइस भी कम होगी। लेकिन हुँ। ये जो ट्रेड है ये हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके मफाद में नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया से ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि वो आपका डिफेंस बजट कम होगा, ताल्लुकात नॉर्मलाइज होंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या।
और बिल्कुल ऐसा ही है, आगे चुनाव ही आ रहा है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि जी 1 साल आगे भी बढ़ाया जा सकता है, मगर उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इमरान खान को अगर हम देखें तो मुसलसल उनके खिलाफ जो है मुकदमे भी बन रहे हैं, और उसके बाद मुकदमे बनने के बाद वारंट भी निकाले जाते हैं, लेकिन फिर गिरफ्तारी नहीं होती। इसी तरह बाकी पार्टीज़ का भी हाल है। आप क्या कहेंगे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या ये कुछ करती हुई नज़र आ रही हैं, या अब एक बार फिर बस मुबारकबादियाँ चलेंगी कि कुछ फंड मिल गया और कुछ का वादा जी हो गया? बिल्कुल, 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 क्या कहते हैं, यानी कौम को मुबारकबाद दी जा रही है कि शुक्र करें हमें इमदाद मिल गई, शुक्र करें कि हमें पैसे मिल गए। यानी बजाय इसके कि आप कौम को उसके पैरों के ऊपर खड़ा करें, आप एक ग्रेड 17 के एसी को 1.5 करोड़ का वीगो डाला देकर कहते हैं कि जाकर आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें चेक करो। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान की जितनी कीमती सरकारी गाड़ियां हैं, आलमी बरादरी को शर्त आयद करनी चाहिए कि जब तक उन तमाम सरकारी गाड़ियों को 800 सीसी मेहरान से तब्दील करके बकिया पैसे कौमी खजाने में जमा करवा के सैलाब जदगान पर खर्च नहीं किए जाएंगे, तब तक आपको इमदाद की एक पाई नहीं मिलेगी। लेकिन ये सुनने में बहुत रेडिकल है, बहुत इनकलाबी है, लेकिन आरजू काजमी जब हम इसमें से थोड़ा सा डिग इन करते हैं, तो मैं वो पंजाबी में कहते हैं कि मज्जा मज्जा दी या पहना होंदिया ने। तो ठीक है, ये जो स्टेट्स होती है ना, ये दूसरी स्टेट्स की पहना होंदिया ने, और इनको एक आम आदमी की सब्जुकेशन से कोई गर्ज नहीं होती है, इनको अपने मफादात अजीज होते हैं। इसीलिए जो स्टेट लेवल के ऊपर जो स्टेट क्राफ्ट है ना, ये बेसिकली विच क्राफ्ट है मैकावली की, और इस विच क्राफ्ट को एक आम आदमी की हालत जार से कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी किस तरह से दुनिया में कहते हैं कि जनाब आप लोग इस कैटास्ट्रॉफी के रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोगों की वजह से हमारे पास सैलाब आया। भाई इन लोगों ने मना किया था आपको कि आपने सैलाब से बचाव के लिए अपने हिफाजती पुश्ते तामीर ना करें, आप अपना वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर ना करें। आप पूरी दुनिया में सैलाब आते हैं, लेकिन इस तरह से पेट उठाकर कोई भीख नहीं मांगता है। और आप अभी आप देख लीजिएगा, इनको अभी अभी ये एड आई है, और अभी आप देखिएगा कि 2 माह बाद 23 मार्च को इनके जो अल्ले तल्ले होंगे परेड के नाम पर, जरा वो देखिएगा। और साथ-साथ ये भी कहते हैं कि जी जो बिल्डिंग्स गिरी थी, ख़ास तौर पे वो होटल्स वग़ैरह की जिसकी फुटेजेस आई थी, वो इन्होंने गलत तरीके से बनाई थी, परमिशन नहीं थी वहाँ बनाने की, फिर भी परमिशन दी गई पैसे लेकर। तो ऐसी बहुत सी तामीरात, ऐसी बहुत सी कंस्ट्रक्शंस भी हुई पाकिस्तान में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उसको आप क्या कहेंगे कि आप ये रोकेंगे इस तरह की बात को कि जहाँ से नहीं नहीं पानी नहीं 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 गुज़रता नहीं ही है, नहीं पक्की नहीं बात है पानी गुज़रता है, वहाँ बिल्डिंग बना दी इन्होंने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। देखें, आप पाकिस्तान में पैसे देकर कुछ भी करवा सकते हैं। आई रिपीट, आप पाकिस्तान में पैसे देकर कुछ भी करवा सकते हैं। आप मेरे हवाले 20 करोड़ रुपया करें, मैं आपको दरियाए सवात के सेंटर में होटल बनाने का एनओसी ला कर दूंगा। पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो फ्रॉम द कोर ऑफ इट्स बॉटम करप्ट है, और मुझे तो समझ नहीं आती है कि वो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अरबों रुपए के घरों में रहती है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है कि हुजूर आपके अकाउंट में महीने की 1,71,000 रुपए तनख्वाह आती है, और इतना तो आपका बिजली का बिल नहीं है जितनी आपकी टोटल सैलरी है, और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आपकी सैलरी से लगा ही नहीं खाता है। पाकिस्तान में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है आरजू। लेकिन अब जो ये दोबारा से एक बार फिर इनको कोई एड मिली है, किसी कोई कर्जा मिला है, कोई इस किस्म के पैसे जो इनको मिले हैं, वापस कौन करेगा? अरे आपको आरजू, मैंने आप ही के शो में कहा था कि वो जो काम वाली होती है ना, उसको बाजी कुछ ना कुछ देती रहती है। कभी पिछले दिन का सालन दे देती है, कभी अगले दिन की चाय दे देती है, हुँ। नाश्ते का पराठा दे देती है। और इसी तरह जो सऊदी अरब है और दीगर मकामी ताकतें हैं, पाकिस्तान उनका कामा है। हमें कहा गया था कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने सियासत में मुदाखलत बंद कर दी है। भाई अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में मुदाखलत बंद कर दी है, तो फिर पाकिस्तान की सिर्फ मुंतखब जमहूरी क़यादत को ही जाकर सऊदी अरब या यूएई में मुलाकातें करनी चाहिए ना। लेकिन अगर उसके अलावा कोई कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मुदाखलत बंद नहीं हुई है आरजू। आपको नहीं लगता कि जितनी करप्शन पाकिस्तान में हुई है, अगर ये पॉलिटिशियंस हों, चाहे एजेंसीज़ हों, चाहे फ़ौज हो, कोई भी हो, ये अपनी ही जेब से कुछ पैसे निकाल देते तो उससे ज़्यादा जमा हो जाते जो अभी जाके ये भीख बिल्कुल माँग सही के कह लाए रही हैं। हैं, बिल्कुल सही कह रही है। मुझे ये बता दें कि आज तक बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी जेब से सैलाब जदगान के लिए कितने पैसे दिए हैं? आज तक मरियम नवाज ने, हमजा शहबाज ने, इमरान खान ने एक जाली टेलीथॉन करने के अलावा, या फब्बाज चौधरी ने, या वो मुल्तान के डब्बा पीर शाह महमूद कुरैशी ने कितने पैसे दिए हैं सैलाब जदगान को? तो भाई सैलाब इनके लिए कोई इंसानी हमदर्दी का जरिया नहीं है, सैलाब इनके लिए कमाइयों का जरिया है। ये तो बल्कि अनवर मकसूद साहब ने वो कराची के
आर्ट्स उर्दू कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था ना हुँ, कि वो ब्यूरोक्रेट कह रहा था कि दुआ करो कि अल्लाह ताला डॉलर दे दे। तो उसने कहा कि अल्लाह ताला डॉलर कैसे भेज सकता है? तो उसने कहा अल्लाह ताला सैलाब तो भेज सकता है ना। हुँ। और ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई ये बात हो रही थी कि जी दुआ करो अगले साल भी फ्लड आए और फिर दोबारा से डॉलर आ जाए। मगर आम आदमी क्या करे? आम आदमी की ज़िंदगी तो इन्होंने अजीरन कर रखी है ना, उसके पास तो ना खाने को है, ना कुछ और ये आटे का जी क्या हाँ, इन्होंने आटे ड्रामा आटे किया की था। लाइनों में लगी हुई हैं। मैं आपको 2 बयानात आपके सामने रखता हूँ, ठीक है? ये लोग जितनी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कन्फ्यूज़ करना है कि जी सरकारी गोदामों में इस वक़्त गंदम की बोरियाँ भरी पड़ी हैं, हमने डेली का कोटा बढ़ा दिया है। यानी 2-3 साल पहले तक जो आटा ₹800 का 20 किलो का थैला था, वो इस वक़्त केपी में ₹3300 की किलो तक का मिल रहा है। लोग उस आटे के लिए लाइनों में लगकर मर रहे हैं। हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि पाकिस्तान की सरहदें महफूज़ हैं और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि पाकिस्तान की सरहदों से आटा, गंदम, खाद और डॉलर स्मगल हो रहा है। अब या तो ख्वाजा आसिफ साहब ठीक कहते हैं या इसहाक़ डार ठीक कहते हैं और यकीनन इन दोनों में से एक ठीक कह रहा है और वो वही ठीक कह रहा है जो कि पाकिस्तान से स्मगल होने वाली गंदम अगर काबुल के अंदर सस्ती है, अगर वहां पर आटा पाकिस्तान से सस्ता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है 2 जमा 2 4 करना कि इस आटे के बहरान का जिम्मेदार कौन है आरजू। मुझे ये बताएँ वैसे कि अभी नया साल शुरू हुआ है और बहुत ही अजीब तरीके से स्टार्ट हुआ है कि फ़ौरन ही आटे का बहरान आ गया और आटे के ऊपर लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। आगे क्या देख रहे हैं? कहा ये जा रहा है कि ये साल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा, तो वो तो मेरे ख़्याल है आम पब्लिक के लिए कहा जा रहा है, बाकी जो जी हाँ। बड़े लोग हैं, बड्डे लोग हैं, उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। नहीं नहीं, आप अब हम मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि ये साल पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया को दरपेश तमाम तर, यानी आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की अशराफिया के अल्ले तलल्ले कि हमारा जो एक नॉर्मल आईजी या डीआईजी का दफ्तर है ना आरजू काजमी, वहां पर मिनरल वाटर की बोतलें इस्तेमाल होती हैं। इनसे इतना नहीं होता कि 19 लीटर का एक डिस्पेंसर मंगवा लें, 19 लीटर का एक कैन मंगवा लें और उसको डिस्पेंसर में लगाकर ग्लास में पानी पी लें। ये लोग इतने शहजादे हैं कि ₹50 की एक मिनरल वाटर की बोतल इस्तेमाल करते हैं। तो आप कैसे अंदाजा कर सकती हैं कि इनको पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से किसी किस्म की कोई हमदर्दी होगी आरज़ू? तो वो तो एक वीडियो भी आई थी सोशल मीडिया पे मैंने शायद अपने किसी शो में दिखाई भी थी कि कोई बहुत वडेरे बैठे हुए थे और वो मिनरल वाटर की बॉटल लेके अपने जूते धो रहे थे और इसी तरह की जी हाँ, बाकी और जी हाँ, जी सामने हाँ, गरीब लोग बैठे हुए थे हाथ जोड़ के। जी ये हाँ, जी हाँ, इनको जी हाँ। अच्छा ये एक एक मुझे ये भी लगता है कि ये चाहते ही नहीं है कि पब्लिक जो है ना वो थोड़ी-सी बेटर हो, थोड़ी-सी उसकी हालत सही हो क्योंकि फिर मैंने उनके आगे हाथ कौन जोड़ेगा? मैंने कल पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एक ब्लैक एंड व्हाइट इंटरव्यू देखा जिसपे उनको जो बीबीसी का होस्ट था वो पूछ रहा था कि क्या जिन्ना साहब ने इंडिया की आज़ादी में कोई किरदार अदा किया। तो पंडित नेहरू ने कहा कि जिन्ना साहब ने इंडिया की आज़ादी में कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि हम लोग तो लैंड रिफॉर्म्स करना चाहते थे। हम तो इंडिया के अंदर से जागीरदारी का खात्मा करना चाहते थे, जो कि पंडित नेहरू ने पार्टीशन के बाद किया। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी जो कि खुद ब्रिटिशर्स की बनाई हुई थी, उसके जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इन लैंड रिफॉर्म्स के मुखालिफ थे। हुँ। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान बनाया ताकि उनकी जागीरें बच सकें। तो हुँ। जिस मुल्क की बुनियाद ही जागीरें बचाने के लिए रखी गई हो, तो आप समझती हैं कि वहां पर एक आम आदमी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा आरज़ू? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये बात मैंने भी सुनी है कि क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे ये चीज़ मना की जा रही थी और लैंड रिफॉर्म्स किए जा रहे थे, इसी वजह से उन्होंने कहा कि जल्दी-जल्दी चलो भई जी हाँ, टू नेशन थ्योरी जो है वो इजाद की गई जी और हाँ, जी हाँ, लेकर आ गए। जी हाँ। लेकिन अब आगे फ्यूचर क्या है इसलिए कि बहुत ही हालात खराब बता रहे हैं, ये कह रहे हैं जी 4.5 बिलियन रह गए हैं। अब जो आएँगे, जो अभी इन्होंने करे वो तो जब आएँगे तब देखा जाएगा। मगर ये कह रहे हैं जो बैंक्स में पैसे रखे हुए लोगों के डॉलर्स, उसके ऊपर भी नज़र है इसाक डार साहब की। हाँ, बाकायदा आज उनका बयान सामने आया कि जनाब हमारी नज़र नहीं है, ठीक है? ये बिल्कुल वैसे ही बयान है जो कि बचपन में हम अखबारों में पढ़ते आए थे जिसमें
काजी हुसैन अहमद साहब कहा करते थे कि अगर मुझे वजीर आजम बनने की ऑफर हुई तो मैं सोचूंगा। यानी वो काजी साहब ना लोगों को बता रहे होते थे कि मैं वजीर आजम बनना चाहता हूँ। तो इस तरह इसहाक डार साहब ना बता रहे हैं कि हमारी ना ये भी नजर है। तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, अगर 4.5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के टोटल रिजर्व्स हैं, तो मैं आज कहीं देख रहा था कि सिर्फ अक्षय कुमार के जो जाती वर्थ है वो 7 बिलियन डॉलर है आरजू काजमी। तो हम लोग इस वक्त खड़े कहाँ हैं, और हमें इस वक्त अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आज से 3,000 साल पहले मोहनजोदाड़ो के जो रुइंस है ना पुराने, उनमें आप खुदाई करें तो वहां पर जो सिक्के बरामद होंगे ना, तो उन पर भी ये लिखा होगा कि मोहनजोदाड़ो का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मगर बात सारी ये कि ये सब करेगा कौन? क्योंकि आम आदमी तो कर नहीं सकता, और जिनके हाथ में पावर है वो तो ये पैसा जहां से आ रहा है वहीं वापस पहुंचा देंगे। कोई अपने बच्चों की फीस जमा जी हाँ, करा जी हाँ, देगा और पापा कोई घर जॉन्स खरीद एम्पायर बन लेगा। जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। पापा जॉन्स एम्पायर बन जाएगी। कोई जजीरा आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी, बिल्कुल अक्सर हमें कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वोट डालना आपकी कौमी जिम्मेदारी है, आइए अपना फर्ज अदा कीजिए। और भाई ये तो ऐसी ही बात है कि मेरे सामने 4 तवायफे खड़ी कर दो और कहो कि इनमें से शादी के लिए एक मुंतखब कर लो, और भाई मैं इनमें से किसी से शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस इलेक्शन में आप खुद मुंतखब होने की अमली अहलियत नहीं रखते, हम्म। उस इलेक्शन में आपका वोट डालना अबस है। और अगर इलेक्शन में वोट डालने से तब्दीली आती आरजू काजमी, तो इलेक्शन में वोट डालना एक जुर्म होता। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी तो प्रॉब्लम है। मुझे ये बताइए अवैस के आखिर में, कि सच बोलना भी तो मना है। जो जर्नलिस्ट बात करता है वो या तो इंडिया का एजेंट हो जाता है जी हाँ, या जी फिर हाँ, वो गद्दार होता है। जी हाँ, जी, नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आप मौलवी के खिलाफ कुछ कहेंगे तो वो आप पर तौहीन लगा देगा। आप पाकिस्तान के किसी सरकारी अफसर को कुछ कहेंगे तो वो आपको गद्दार करार दे देगा। यानी ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी जो जाती ओरिएंटेशन है वो क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी को एक्सट्रीम खुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के मुतालिक सोचना चाहिए। ये तो वो मुल्क है ना जहाँ पे आप जानते हैं कि जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रह चुके हैं वो तो बिल जलाते हुए दिखाई देते थे। तो अब लोग क्या करें? क्योंकि सुई गैस को भी कहा जा रहा है कि 74% उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। बिल मतलब जी हाँ, 74% ज्यादा आएगा, तो क्या करें? बिल जला दें लोग। जो सुई गैस आती ही नहीं है तो उसकी तरह आप 1,000 गुना बढ़ा दें। तो बात यह है कि जब आप एलएनजी महंगी खरीदेंगे कतर से, तो जाहिर है आपको उसकी कॉस्ट भी पूरी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में गैस के प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ही यही है कि आपको ईरान से और सेंट्रल एशिया से गैस जो है वो पाइपलाइंस के जरिए लानी पड़ेगी और अपने लोगों को देनी पड़ेगी। ये जो एलएनजी है ये सिर्फ और सिर्फ खूह खाता है खाने पीने का। और जाते जाते मुझे ये भी बताते जाएं, हम गजवा हिंद कब करने लगे? क्योंकि हम देखते हैं कि गजवा हिंद के लिए भी बड़े लोग जो हैं वो बड़े शौकीन हैं। वो लाल टोपी वाले तो बड़े मशहूर हैं। जी हाँ, वो जिनकी वो रोज राइफल पकड़ के खुद को गजवा हिंद के लिए तैयार करते हैं, तो उनकी बेगम उन्हें दही लेने भेज देती हैं। तो बात यह है कि मुझे नहीं पता कि गजवा हिंद का जो फातेह होगा, वो अगर मुसलमान भी हुए तो मफतूहों में भी 30 करोड़ मुसलमान होंगे। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो इस खत्ते के अंदर हालात जो है मुआशी लिहाज से बेहतर होंगे, सकाफती लिहाज से बेहतर होंगे और सेनेटी प्रिवेल करेगी। हम ये यहाँ नहीं कह रहे कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अपनी बाउंड्रीज जो है वो एलिमिनेट कर दें। आप अपनी बाउंड्रीज इंटैक्ट रखें जनाब, आप अपने मुल्क इंटैक्ट रखें, आप बांग्लादेश को भी इंटैक्ट रखें, लेकिन आप यूरोपियन यूनियन की तरह फ्री सॉफ्ट बॉर्डर्स क्रिएट करके आप लोगों के दरमियान पीपल टू पीपल कांटेक्ट, आप उनके दरमियान तजारती ताल्लुकात, सयाहती ताल्लुकात, सकाफती ताल्लुकात, इक्तसादी ताल्लुकात, सनती ताल्लुकात उजागर कर सकते हैं। तो इस खत्ते की तकदीर बदल सकती है आरजू काजमी। बिल्कुल। और सबसे पहले ये कि अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा। और जैसे आपने एक बहुत जबरदस्त किस्म का काम शुरू किया विजडम एकेडमी के थ्रू, तो बहुत उससे शुक्रिया। वो लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमें अपनी हिस्ट्री भी सही पढ़नी चाहिए। वो जो हम बताते थे ना कि जी हमने तो सारी जंगें भी जीत ली हैं और हमने 71 में भी जो है वो इल्जाम किसी और के सर। तो ये सारी चीजें भी हमें जो है वो सीखना और पढ़ना होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो इस किस्म के काम भी कर रहे हैं। तो बहुत आपको मुबारक हो, और आई बहुत विश कि शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया। आपकी अकेडमी चले। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, थैंक यू बहुत आरजू। शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, सही हो गया ना। एक सेकेंड।